ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग तापड़िया ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा शास्त्री के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक विशेष चैनल तैयार किया गया है, जिसके अंदर वो घर बैठे हुए शिक्षा शास्त्री से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उनको कवर कर सकते हैं। साथ में वो रीट की है या जो भी शिक्षक से रिलेटेड जो भर्तियाँ आती हैं उनसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं या फिर उनसे संबंधित जो तैयारी है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को देखें और इनका लाभ उठाएं। दूसरा, जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो नोट्स बनाने की वहाँ पर कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों में। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हम एज इट हमें लिखना पड़ता है, लेकिन यदि हम कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी भी सामग्रियाँ होती है जिनको हम समझ करके आगे अपने जो शब्द हैं उनसे नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आगे के लिए हमारे काम में आने वाली सामग्रियाँ होंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज कि ये जो बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया है, जो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष है उसका ये पेपर है, पहला पेपर है। इस पहले पेपर के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारी शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली इसके अंदर भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इसमें लिया जाता है। बाल्य अवस्था है, इसका मतलब जो बालक है उसकी अवस्थाओं से संबंधित जुड़ा हुआ है। विकास प्रक्रिया है, यानी उसके विकास की प्रक्रिया कैसे हम ले सकते हैं। उसकी शिशु अवस्था भी होती है, उसकी बाल्य अवस्था भी होती है, उसका किशोर अवस्था भी होती है। इन सभी अवस्थाओं का अगर हम क्रम से अध्ययन करते हैं तो ये विकास प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बाल्य अवस्था विकास प्रक्रिया, विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे उसका सामाजिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसका बुद्धि का विकास है या संवेगात्मक विकास है, भावनात्मक, जो भी है, विभिन्न प्रकार की विकास प्रक्रियाएं जैसे जैसे आगे आता है वैसे वैसे हम इसका अध्ययन करते रहेंगे। आज हम एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जो हम बार बार कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का एक भाग है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता होती है। यानी कोई शिक्षक है, उसको पहले शिक्षक बनने से पहले ट्रेनिंग के दौरान शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है कि जब तक वो शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं पढ़ लेता तो उसकी कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिनको समझ पाना या उनको हम सोल्व करने की कोशिश करें तो इनकी जानकारियों के बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते। अर्थात यदि किसी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की पूरी जानकारी है, इसका मतलब है कि वो शिक्षक क्लास के अंदर बच्चों को कौन से तरीके से पढ़ाए, किस प्रकार से पढ़ाए, किस प्रकार से कक्षा अनुशासित रहे, उन सबको वो ध्यान में रख सकता है और अपना शिक्षण कार्य जो अधिगम का है वो आसानी से करवा सकता है। तो हम देखते हैं आज कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम देखें कि शिक्षक है, शिक्षक का बालक से संबंध होता है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या बताता है, बालक की आवश्यकता। अर्थात कक्षा में कोई अध्यापक प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में वो देखता है कि बालक किस प्रकार से सीखना चाहते हैं, किस प्रकार से उनको टैकल किया जाए। सबसे पहले हम देखें कि बालक की आवश्यकता, यानी आज का जो समय है, पहले तो क्या था, गुरुकुल पद्धति थी शिक्षण कार्य के लिए, जिसमें सिर्फ शिक्षक गुरु जो होता था उसी को जो भी कार्य करना होता है उसी को केंद्रित मानकर किया जाता था। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब क्या है कि बालक की आवश्यकता को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। बालक को ध्यान में रख करके ही जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाता है। बालक की एक अवस्था देखी जाती है, अवस्था के अकॉर्डिंग उसको क्लास दी जाती है कि 5 साल तक का बच्चा है वो पहली कक्षा से पहले रहेगा, 5 साल के प्लस में है तो वो पहली कक्षा में आएगा। इस प्रकार से उसकी एज निर्धारित रहती है। कहने का मतलब
कि जो भी शिक्षण कार्य होता है, जो भी व्यवस्थाएं होती है, वो बालक को केंद्रित रख करके ही की जाती है। तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक की आवश्यकता अर्थात बाल केंद्रित जो शिक्षा है उस पद्धति की जानकारी हो जाती है कि शिक्षण कार्य सिर्फ शिक्षक ही नहीं करेगा, बल्कि बच्चे का एनरोलमेंट भी उसमें रहता है। बच्चा भी इन्वॉल्व रहेगा और बच्चा भी क्या करेगा, बराबर समय समय पर जो भी शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसमें अगर उसको कोई समस्या आती है तो उसके बारे में जानकारी लेता रहेगा। ठीक है, ये तो भी बालक की आवश्यकता है। दूसरा है पाठ्यक्रम। जब तक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी, पाठ्यक्रम से संबंधित उसकी जानकारी अधूरी रहेगी। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम को कैसे निर्धारित किया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। स्टार्टिंग में बच्चे को जब विद्यालय भेजा जाता है तब हम मोस्टली नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कहते हैं बच्चा उठना बैठना सीख जाता है। बच्चे को कुछ ऐसे चार्ट वगैरह पिक्चर दिखाई जाती है, उसी से उसको बताया जाता है कैसे कबूतर, उससे पहले लिखना नहीं आ रहा है, सिर्फ उसको बताया जा रहा है। वो क्या करता है, उसकी पहचान करता है। यानी ये पाठ्यक्रम है जिसके अंदर निर्धारित किया गया है कि बालक की अवस्था के आधार पर उसको कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किया जाए टुकड़ों में, जिससे कि वो आसानी से प्राप्त कर सके। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारा कक्षा वाइज है, कक्षा वाइज में यदि हम सिलेबस को देखें तो जैसे 6ठी 7वीं 8वीं का जो स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, वो अलग होता है। 5वीं तक का अलग होता है। 5वीं तक तो सामाजिक जो अध्ययन होता है वो पर्यावरण अध्ययन से कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। लेकिन जब बच्चा 6ठी कक्षा में आ जाता है तो उस पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाता है। अर्थात उसको सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता होती है, या सामाजिक अध्ययन में विभिन्न प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनमें उस पोर्शन को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी कक्षाएं उच्च होती है 10th के बाद में, तो उनका क्या होता है, पाठ्यक्रम में और बदलाव आ जाता है। 11th में बच्चा आता है तो उसको एक निश्चित जो विषय होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाना होता है, और वो निश्चित जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे वो अपना कैरियर निर्धारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका मतलब शिक्षक को जब तक शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी उसके द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करवाने में मददगार नहीं हो सकता। तीसरा, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का मतलब जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी जो शिक्षण विधियाँ होती है वो मोस्टली कैसी होती है, कहानियों के द्वारा है या कविताओं के माध्यम से है। कहने का मतलब कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, जैसे बालक की रुचि ले रखा है तो वो इसी से रिलेटेड है कि शिक्षण की विधि, उस बालक की रुचि किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं उसको ध्यान में रख करके शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। ये भी क्या है, मनोविज्ञान के बिना चयनित नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना शिक्षण विधि की चयन मेथड अपनाने के लिए अनिवार्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे सिर्फ हमें किताबी या पुस्तक ज्ञान ही नहीं करवाना होता है, बल्कि उसके साथ साथ में जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको पोएम की कंपटीशन रख ली, या ड्राइंग की कोई कंपटीशन रख ली, या फिर कोई ऐसे रचनात्मक एक्टिविटी करवा ली जिससे कि बच्चा बैठा हुआ वो बोर भी नहीं होता। वीकेंड होता क्या होता है, सैटरडे तक आते आते बच्चे बोरियत महसूस करने लग जाते हैं कि कंटिन्यू क्या है ये विद्यालय विद्यालय विद्यालय। तो लास्ट का जो समय वीक एंड होता है सैटरडे का दिन छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर उनकी रुचि और बढ़ जाती है विद्यालय की ओर आने की। अपने शिक्षण कार्य को और अधिक बढ़ावा देने के लिए शिक्षक के द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उसके लालच में बच्चे वो विद्यालय में नियमित रूप से आते हैं। समय सारणी का मतलब जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन विषय को बच्चा टफ मानता है, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, तो जो ये समय सारणी होती है उसमें कुछ विशेष इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है जिसमें कि बच्चा आया और आने के बाद में
जैसे वो फ्रेश होता है, सुबह सुबह फ्रेशनेस रहती है उसके फेस पर, उसका माइंड है वो भी कुछ ऐसा होता है, फ्रेश फील करता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनको यदि पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो आसानी से उस विषय को पढ़ सकता है। ठीक है। जैसे जैसे छुट्टी की ओर होते हैं, यानी 7वां पीरियड है, 8वां पीरियड है, वहाँ तक आता आता बच्चा थकान फील करता है। तो ऐसी स्थिति में समय सारणी को ऐसे बनाया जाता है कि वो लास्ट के जो पीरियड है उनमें कोई ऐसी एक्टिविटी रख दी जाती है, या कोई रिवीजन वर्क करवाने वाला होता है, या कुछ ऐसे उस पीरियड को एडजस्ट किया जाता है जिसमें बच्चा मनोरंजन भी महसूस करे और उसको जो थकान है वो भी उसको महसूस ना हो। तो ऐसी स्थिति में समय सारणी का निर्माण ये तरीके कि किस प्रकार से किया जाए बिना शिक्षा मनोविज्ञान के संभव नहीं है। शैक्षिक समस्याओं की जानकारी, क्लास के अंदर बच्चे, सपोज कीजिए एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में कुछ एक की मेंटल यानी IQ है वो काफ़ी अच्छी होती है, कुछ एक की एवरेज होती है, एक दो ऐसे भी होते हैं जिनकी जो IQ है वो बहुत ही डाउन होती है। ऐसे स्थिति में शिक्षण कार्य तो हमें सभी को समान करवाना है और वो शिक्षण कार्य समान स्थिति में चलता रहे, एक जैसी कंडीशन में चलता रहे। इसके लिए जो शैक्षिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको दूर करना शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। यानी एक मनोविज्ञान तरीके से ही किसी कक्षा के अंदर जो समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे 30 बच्चों की बात करें, 30 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बोर्ड पर अगर कुछ लिख दिया जाए और थोड़ा सा भी हिंट दिया जाए तो वो बिल्कुल उसको समझ आते हैं। मान लिया 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत समझाया, फिर लिखा, फिर उनको लिखने के लिए दिया तो उनके आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको भले ही लिख दें या भले ही समझा दें, लेकिन उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो और बच्चों के समान ना होकर के कुछ नीचे है, निम्न कैटेगरी में है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या आ गई, एक शैक्षिक समस्या आ गई कि उनको हम किस प्रकार से अधिगम करवाएं। तो वो अधिगम या शैक्षिक समस्या की जानकारी प्राप्त करके मनोवैज्ञानिक तरीके से ही संभव होती है। शैक्षिक उद्देश्य हम लेसन प्लान करते हैं, तो लेसन प्लान में हम देखते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य है सामान्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं। मोस्टली हम क्या लेते हैं, ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उस बच्चे को उस पाठ का आगे पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है। पूर्व ज्ञान हो गया यानी ज्ञान से जुड़ा हुआ अवबोध। अवबोध का मतलब क्या होता है कि वो अंतर कर सकता है, 2 चीज़ें सामने हैं, उन दोनों चीज़ों में, दोनों वस्तुओं में वो अंतर कर सकता है, 2 टॉपिक में अंतर कर सकता है। ज्ञान उपयोग, जो उसने सीखा है या पूर्व में जो ज्ञान है उसको जोड़ करके उस नए लेसन को समझने की कोशिश करेगा, अर्थात वो ज्ञान का उपयोग करेगा। एक होती है अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, बच्चे की रुचि, कि बालक किस प्रकार से रुचि ले जिससे कि अधिगम का कार्य आसानी से हो सके। तो रुचि उत्पन्न की जाती है, तो शैक्षिक उद्देश्य में है। अभिरुचि बोलते हैं। एक होती है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब कि बालक अलग अलग प्रकार से, कोई कहेगा कि हमारा मूड नहीं है, कोई कहेगा नहीं सर इसको दूसरे तरीके से बताओ, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, अर्थात उनकी अभिवृत्ति है उसको जागृत करना कंपल्सरी होता है। एक आता है कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है, वो अपने विचारों में किसी कोई टॉपिक दे दिया उसमें अपने विचारों को प्रस्तुत करे। जैसे अभी ये है कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, अर्थात आप अपने विचार, अपने व्यू देंगे। और वो व्यू कैसे देंगे, जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो आपने समझा है उसी के अकॉर्डिंग, वो कौशल है। तो ये कौशल भी शैक्षिक उद्देश्यों में आता है। कोई चार्ट बना लिया या कोई ऐसा मॉडल बताया गया तो वो मॉडल को तैयार कर रहा है, तो वो शैक्षिक उद्देश्य है। उनको समझना भी मनोविज्ञान के माध्यम से ही संभव होता है। बालक में रुचि अब भी लिया था कि बालक में रुचि होना जरूरी है। वो रुचि का ज्ञान कैसे होगा, मनोविज्ञान से भी। अधिगम मेन तो वही है। शिक्षण का मतलब क्या है, बालक को अधिगम करवाना। अब अधिगम का कार्य है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है।
यहाँ पर अधिगम क्या है कि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, हम कोई लेसन के बारे में समझा रहे हैं, वो बालक को हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अधिगम करे। वो लेसन यदि बालक पूरी तरह से अधिगम कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अधिगम मनोवैज्ञानिक तरीके से हमने जो सामग्री प्रस्तुत की थी वो सामग्री उस बालक ने ग्रहण कर ली है, अपने मस्तिष्क में उसने ढाल ली है, मस्तिष्क में उसका ज्ञान हो चुका है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जब पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, बच्चों के क्लास भी है, अध्यापक भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे क्लास में अध्यापक है उसके बावजूद भी बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो क्या है? अनुशासनहीनता है। यदि क्लास अनुशासित होगी तो अध्यापक जितना भी पढ़ाता है क्लास में वो सारा क्या होता है, सभी बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रुचि जागृत करनी पड़ेगी। रुचि जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे तरीके यानी ऐसे शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि उनको अधिगम कराने के लिए कक्षा को अनुशासित कर दिया गया है। अगला है मापन व मूल्यांकन, यानी किसी भी बालक को मापन किया जाता है। अब मापन और मूल्यांकन ऐसे तो है नहीं कि उसको कोई इंची टेप ले लिया और उससे उसका मापन कर लिया, या किलोग्राम का वजन ले लिया और उसका मापन कर लिया, ऐसा नहीं है। मापन और मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक क्लास के अंदर हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट 3 प्रकार के टेस्ट हो गए। टेस्ट के अलावा हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, प्री बोर्ड हो गया। लेकिन इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ और भी छोटे छोटे क्लास के अंदर टेस्ट लेने के लिए कहा जाता है। यानी कोई भी एक अध्यापक है, उस अध्यापक की ये ड्यूटी बन जाती है कि जब ये टेस्ट होते हैं 2 महीने के बाद में, उस टेस्ट के बजाय मैं पहले से एक ऐसा टेस्ट लूँ जिससे कि उसकी प्रोग्रेस की जानकारी हो जाए कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद में बच्चे का टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में बच्चे ने कितना रेस्पॉन्स दिया पॉजिटिवली, वो हमारा अधिगम है। तो ये मापन क्या है? उसका वो जांच है। जब हम कक्षा में टेस्ट ले रहे हैं और हम उसका एक रैंक निर्धारित कर रहे हैं कि कक्षा में इस बच्चे का ये रैंक है, तो वो उसका मापन हुआ। मूल्यांकन क्या हो गया? टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद में उसको नंबर दिया, उसने कितना अधिगम किया, वो उसका मूल्यांकन है। पूरे महीने का लिया या पूरे साल का लिया, वो सारा क्या है? उसका मूल्यांकन है। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास में भी शिक्षक की भूमिका होती है। और व्यक्तित्व विकास है, सपोज कीजिए क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के, अर्थात दूसरों के साथ में बैठना पसंद नहीं है, दूसरों के साथ में बातचीत करना पसंद नहीं है, दूसरों के सामने अपनी अभिव्यक्ति को नहीं दे सकते, एक कोने में बैठे रहते हैं या एक तरफ बैठे रहेंगे, सामने कौन है, क्या है, कितने बच्चे हैं, कोई उनका दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व को बहिर्मुखी व्यक्तित्व में बदलने के लिए उस बालक के अंदर ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाई जाए या उसको ऐसे उसके अंदर डेवलप करवाया जाए रुचि को, जिससे कि वो जो ये शिक्षण कार्य है इसके साथ साथ में अपने व्यक्तित्व को भी विकसित कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में व्यक्तित्व का विकास शिक्षक के द्वारा कक्षा के अंदर हो रहा है। तो वो शिक्षक क्या कर रहा है? बिना शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी के वो संभव नहीं हो सकता। तो वो उस मनोविज्ञान को समझेगा, उस आधार पर ही वो बताएगा कि किस प्रकार से एक बालक के अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो बालक है उसका अंतर्मुखी व्यक्तित्व से उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व में लाने के लिए कौन सा ऐसा मेथड अपनाए जिससे कि वो इजीली बाहर वाले जो दूसरे बच्चे हैं उसके साथ वाले दूसरे बच्चे हैं उनसे वो मिक्सअप हो जाए। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, फिर दिमाग में वो साइकी प्रकार के हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको मानसिक रोगी होने से बचाने के लिए ये सब करना जरूरी होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे ही इसके अंदर हम कुछ एक चीज़ें और जोड़ते हैं, जैसे अभी लिया था बालक की रुचि। जब हम ये देखते हैं कि बालक की रुचि तो है, लेकिन शिक्षक का जो तरीका है
पढ़ाने का, वो तरीका उन बच्चों के समझ से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि वो जो शिक्षण विधि है उस शिक्षक के द्वारा उस शिक्षण विधि में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बालक क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी शिक्षक के लिए ये जरूरी होता है कि जब तक वो शिक्षा मनोविज्ञान को जाने बिना कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाएगा, तो उसका शिक्षण कार्य का जो रिजल्ट होगा वो लगभग 0% माना जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं जिनके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस प्रकार से उस बालक के अंदर ऐसी जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो समस्याएं बनी हुई है, उनकी जानकारी लेकर ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करके अधिगम का कार्य 100% नहीं तो 90% तक वो कर लेता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी होने के बाद में ही कोई भी शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो इसके लिए उसको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है। मनोविज्ञान के बारे में आप देख भी रहे हैं, एक मैडम पढ़ा भी रही हैं, अर्चना राठी मैडम, जो आपको मनोविज्ञान से संबंधित कुछ एक जानकारी दे रही है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, एक विज्ञान का शुद्ध भाग मानना, विज्ञान के ही पार्ट्स हैं। तो विज्ञान क्या कहता है, जब तक हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर देते तब तक वो कार्य क्या होता है, उसको पूर्ण नहीं माना जाता। अब जैसे मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मापन और मूल्यांकन आजकल जो अपने कंपटीशन होते हैं, उस कंपटीशन में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं, इसके ऊपर किसी अध्यापक के द्वारा हम कहते हैं कि उसके मूड पे डिपेंड करता है, कॉपी जांच रहे तो उसका मूड खराब है तो वो ढंग से कॉपी चेक नहीं करेगा। ठीक है, पार्शलिटी वाली भावना आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए क्या होता है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर उनका मूल्यांकन सही तरीके से, यानी इनको क्या कहा जाता है, जब इस प्रकार से मूल्यांकन होता है तब हम कहते हैं कि वो विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय के साथ साथ में क्या है, विद्यता लिए हुए रहता है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो विज्ञान क्या चाहता है, प्रायोगिक रूप से सिद्ध होना, और ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध होकर के ही इस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।